नमस्कार साथियों। आज हम सीखेंगे चक्र या विभाजित वृत्त आरेख की रचना करना, जो कि भूगोल विषय में प्रयोगात्मक कार्य के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। तो आइए सीखते हैं चक्र या विभाजित वृत्त आरेख की रचना करना। अब हम आपके सामने दिए गए उदाहरण, जिसमें भारत में भूमि उपयोग के आंकड़े दिए गए हैं वर्ष 2012-13 के अनुसार। इन आंकड़ों की सहायता से हम एक चक्र या विभाजित वृत्त आरेख की रचना करेंगे। ठीक है। तालिका में देखने से ज्ञात होता है कि यहां पर भूमि उपयोग के 5 प्रकारों का क्षेत्रफल दिया गया है। साथ ही भूमि उपयोग के इन 5 प्रकारों के कुल क्षेत्रफल का आंकड़ा भी दिया गया है। आप देख सकते हैं भूमि उपयोग के वर्गीकरण में पहला है वन। वनों का क्षेत्रफल है 70,007। बताना चाहूंगा ये आंकड़ा 1000 हेक्टेयर में है। भूमि उपयोग वर्गीकरण का दूसरा प्रकार है कृषि के लिए अप्राप्य। कृषि के लिए अप्राप्य भूमि का क्षेत्रफल है 43,738 हजार हेक्टेयर। भूमि उपयोग वर्गीकरण का तीसरा प्रकार है अन्य अकृषि भूमि, और इसके अधीन क्षेत्रफल है 25,976 हजार हेक्टेयर। चौथा प्रकार है प्रति भूमि, और इसके अधीन क्षेत्रफल है 26,283 हजार हेक्टेयर। और कृषि भूमि के अधीन क्षेत्रफल है 1,39,932 हजार हेक्टेयर। इस प्रकार इन भूमि उपयोग के 5 प्रकारों का क्षेत्रफल, जो कि 1000 हेक्टेयर में है, वर्ष 2012-13 के अनुसार दिया गया है। और इन भूमि उपयोग के 5 प्रकारों के अधीन कुल क्षेत्रफल है 3,05,936 हजार हेक्टेयर। इन आंकड़ों की सहायता से हम एक चक्र या विभाजित वृत्त आरेख की रचना करेंगे। बताना चाहूंगा यहां पर दिए गए आंकड़े निरपेक्ष आंकड़े हैं, यानी दिए गए आंकड़े यानी मूल रूप में दिए गए हैं, किंतु जरूरी नहीं ये आंकड़े अनुपात या कहीं प्रतिशत में भी हो सकते हैं। और हमें आंकड़े चाहे निरपेक्ष हो या प्रतिशत में हो, हमें दिए गए आंकड़ों की सहायता से प्रश्न अनुसार चक्र या विभाजित वृत्त आरेख बनाना होता है। और आज हम यही आरेख बनाना सीखेंगे। ठीक है। चक्र आरेख की रचना में सर्वप्रथम हम हमारी सुविधा अनुसार एक अर्धव्यास लेकर वृत्त खींचते हैं, और यह वृत्त मूल्यों के कुल योग या कई संख्याओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है। इसके पश्चात जो हमने उपभागों के मूल्यों के अनुसार वृत्त के कोण ज्ञात किए थे, उन कोणों से इस वृत्त को सेक्टरों में विभाजित कर देते हैं, और इससे जो आरेख बनेगा वह आरेख होगा चक्र आरेख, क्योंकि इस आरेख की आकृति चक्र जैसी होती है। ठीक है। चक्र आरेख की रचना करने में पहले हमें गणना कार्य करना होता है, और इसके लिए सर्वप्रथम हम दिए गए आंकड़ों को एक तालिका में अवरोही अथवा आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, या तो उन्हें घटते हुए क्रम में या फिर उन्हें बढ़ते हुए क्रम में अंकित कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया, चक्र आरेख में सर्वप्रथम हम हमारी सुविधा अनुसार अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचते हैं, और यह वृत्त मूल्यों के कुल योग को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद इस वृत्त के 360 डिग्री के कोण को हम उपभागों के मूल्यों के अनुसार जो कोण ज्ञात किए थे, उन कोणों से सेक्टरों में विभाजित कर देते हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि दिए गए मूल्य निरपेक्ष
भी हो सकते हैं, या कहीं मूल रूप में भी हो सकते हैं, या फिर प्रश्न में दिए गए मूल्य प्रतिशत या कहें अनुपात में भी हो सकते हैं। तो हमें उपभागों के मूल्यों के लिए जो कोण ज्ञात करना होता है, उस कोण को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, और यह सूत्र यदि मूल्य निरपेक्ष आंकड़ों में है तो हम यह सूत्र काम में लेते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ऊपर हम लिखते हैं उपविभाग का मान, यानी उपभाग, जिस उपभाग का हम कोण ज्ञात करने जा रहे हैं उस उपभाग का मान या मूल्य हम लिख देते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिग्री से, यानी एक वृत्त के कोण होते हैं 360 डिग्री, और इसको विभाजित कर देते हैं दिए गए प्रश्न में मूल्यों के कुल योग से। ठीक है, और यदि दिए गए आंकड़े या कहें मूल्य प्रतिशत में है तो हम उप विभागों का कोण ज्ञात करने के लिए ये नीचे वाला सूत्र काम में लेंगे। और आप देख सकते हैं यदि मूल्य प्रतिशत में है तो निश्चित तौर पे प्रश्न में उन सभी मूल्यों के प्रतिशत का कुल योग होगा 100, और जिस उपभाग का हम कोण ज्ञात करने जा रहे हैं उसका प्रतिशत का मान ऊपर रख देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से और विभाजित कर देंगे उनके कुल योग 100% से। ठीक है, इस प्रकार हमें ध्यान रखना होगा यदि मूल्य निरपेक्ष आंकड़े में है तो ऊपर वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, और यदि मूल्य प्रतिशत या कहें अनुपात में है तो नीचे वाले सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार हम प्रश्न में दिए गए मूल्यों के कोण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, गणना कार्य में सबसे पहले हम एक 5 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे, और इसके शुरुआती कॉलम में हमने प्रश्न में दी गई सूचनाओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले कॉलम में हमने भूमि उपयोग के प्रकारों को तथा दूसरे कॉलम में इन भूमि उपयोग के प्रकारों के अनुसार क्षेत्रफल जो 1000 हेक्टेयर में है इसको घटते हुए क्रम में अंकित कर दिया है। तीसरे कॉलम में हम गणना कार्य करेंगे। गणना कार्य करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, और जैसा कि आप समझ चुके हैं दिए गए प्रश्न में मूल्य मूल रूप में है या कहें निरपेक्ष आंकड़े में है। ऐसे में हम प्रत्येक उपभाग के लिए जो कोण ज्ञात करेंगे उस कोण को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे उस सूत्र में हम नीचे मूल्यों के कुल योग को रखेंगे और ऊपर संबंधित उपभाग के मूल्य को लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 360 से। ऐसा हम सभी उपभागों के कोण ज्ञात करते समय करेंगे। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं जैसे कि हम कृषि भूमि को प्रदर्शित करने वाला जो कोण होगा उस कोण को ज्ञात करने के लिए हमने मूल्यों का जो कुल योग है 3,05,936 हजार हेक्टेयर उसको नीचे रख दिया, और ऊपर कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है 1,39,932 हजार हेक्टेयर को ऊपर रख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 360 से। इस प्रकार वृत्त में कृषि भूमि को प्रदर्शित करने वाला जो कोण होगा वो है 164.7 डिग्री। इस प्रकार हम सभी उपभागों के कोण ज्ञात कर लेंगे, और फिर चौथे कॉलम में इन सभी कोणों को हम पूर्णांक में लिख देंगे। ठीक है, ध्यान रहे सभी कोणों का योग 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, गणना करते समय हमने जो कोण ज्ञात किए थे उन कोणों को पूर्णांक में बदलते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि दशमलव के बाद पहली संख्या 5 या इससे अधिक है तो हम दशमलव से पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे और उसको पूर्णांक में बदल देंगे। आप देख सकते हैं जैसे कृषि भूमि के लिए जो हमने गणना करके कोण ज्ञात किया था वह था 164.7, और आप देख सकते हैं इसमें दशमलव के बाद की जो संख्या है 7, यह 5 या इससे अधिक है, इसलिए हमने इसको
164.7 डिग्री का जो कोण है उसको 165 में तब्दील कर दिया। इसके अलावा आप देख सकते हैं वन क्षेत्र के लिए जो हमने कोण ज्ञात किया था वह था 82.4। क्योंकि इसमें दशमलव के बाद की जो पहली संख्या है यह 5 से कम है, इसलिए हमने इसमें दशमलव से पहले वाली संख्या में 1 न बढ़ाकर इसको पूरे 82 ही रहने दिया। इस प्रकार हम ज्ञात किए गए सभी कोणों को, यदि वे पूर्णांक में नहीं है तो हम उनको पूर्णांक में बदल लेंगे। ठीक है, और इसके बाद अंतिम कॉलम में हम हमारी सुविधा के लिए इन कोणों का संचयी कोण ज्ञात कर लेंगे। और संचयी कोण ज्ञात कैसे करेंगे तो बताना चाहूंगा। इसके लिए हम 5वें कॉलम की पहली रो में कृषि भूमि का जो कोण है 165 डिग्री उसको एज इट इज रख देंगे। इसके बाद दूसरी रो में वन क्षेत्र का जो कोण है उसको जोड़कर लिख देंगे, यानी 247। इस तरीके से क्रम से हर अगले कोण को जोड़ते हुए हम संचयी कोण ज्ञात करेंगे। और ध्यान रहे अंत में जो संचयी कोण का मान आना चाहिए वह सभी उपभागों का जो कोण का योग है 360 डिग्री उसके बराबर आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहां अंतिम संचयी कोण का मान है 360, जो कि एक वृत्त के 360 डिग्री कोण के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार आप संचयी कोण ज्ञात कर लेंगे। चक्र आरेख की रचना करते समय सर्वप्रथम हम पेपर शीट पर सुविधा अनुसार एक अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचेंगे। और ध्यान रहे वृत्त का अर्धव्यास 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर रहे तो अधिक आदर्श रहेगा। इस प्रकार हम 4 या 5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास लेकर पेपर शीट पर उसके बीच वाले भाग पर एक वृत्त खींच देंगे। ठीक है, इसके पश्चात वृत्त के केंद्र से उत्तर दिशा की ओर एक अर्धव्यास खींचेंगे, यानी जो हमने सुविधा अनुसार वृत्त बनाया है उस वृत्त के केंद्र से उत्तर दिशा की ओर एक त्रिज्या खींच देंगे। ठीक है, इसके बाद हम घड़ी की सुई की दिशा में उपभागों के जो कोण हमने ज्ञात किए थे वो कोण खींच देंगे, या कहें उन कोणों के अनुसार उस वृत्त को विभाजित कर देंगे। और ध्यान रहे हमारे द्वारा खींचे गए कोण अवरोही क्रम में रहें तो अधिक अच्छा रहेगा। इससे बनने वाला चक्र आरेख अधिक सुंदर और आकर्षक लगेगा। इस प्रकार हम जो हमने वृत्त के केंद्र से उत्तर दिशा की ओर जो पहली त्रिज्या खींची है उस त्रिज्या को आधार मानते हुए वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का चांदा रखकर घड़ी की सुई की दिशा में क्रम से संचयी कोण के मानों के आधार पर हम सभी उपभागों के सेक्टर बना देंगे या उनके कोण खींच देंगे। और कोशिश यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हमारा बड़ा कोण बने, उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। इस प्रकार हम जो कोण खींचेंगे वो अवरोही क्रम में होने चाहिए। और जब हम कोण खींच देंगे तो इन कोणों के खींचने से वृत्त में जो सेक्टर बने हैं उन सेक्टरों में हम अलग प्रकार की छाया भर देंगे, यानी उपभागों के कोण से जो सेक्टर बने हैं उनमें हम अलग अलग प्रकार की छाया भर देंगे। और अंत में हम आरेख के ऊपर शीर्षक का भी उल्लेख कर देंगे। ठीक है, अंत में हमारे द्वारा बनाया गया चक्र आरेख कुछ इस प्रकार का बनेगा। और बताना चाहूंगा सबसे पहले हमने 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचा, उसके बाद वृत्त के केंद्र से उत्तर दिशा की ओर वृत्त की परिधि तक एक त्रिज्या खींच दी। इसके बाद इस त्रिज्या रेखा
को आधार मानते हुए वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का चांदा रखकर उप विभागों के अनुसार हमने जो कोण ज्ञात किए थे उन कोणों से इस त्रिज्या रेखा को आधार मानते हुए घड़ी की सुई की दिशा में कोण खींच दिए। कोण खींचते समय हम संचयी कोण को आधार मानेंगे क्योंकि इससे चांदे को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने पहला कोण 165 डिग्री का, दूसरा 247, तीसरा 299, चौथा 330 और पांचवा 360। इस प्रकार हमने उप विभागों से संबंधित जो कोण ज्ञात किए थे उनके संचयी कोण के आधार पर वृत्त को सेक्टरों में विभाजित कर दिया। और जैसा कि आप समझ सकते हैं प्रश्न में भूमि उपयोग के 5 प्रकार थे। इस प्रकार हमने वृत्त को 5 सेक्टरों में बांट दिया और प्रत्येक सेक्टर में एक भिन्न प्रकार की छाया अंकित कर दी। और इस प्रत्येक सेक्टर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए वृत्त के बाहर हमने इन 5 सेक्टरों के लिए 5 छोटे वर्ग बना दिए और प्रत्येक वर्ग में संबंधित सेक्टर की छाया अंकित कर दी और उनके सामने संबंधित सेक्टर का नाम भी लिख दिया। आप देख सकते हैं पहले नंबर के छोटे वर्ग में खड़ी व आडी रेखाओं से बनी छाया अंकित है और यह छाया कृषि भूमि को प्रदर्शित कर रही है। यानी जब हम वृत्त में इस छायानुमा सेक्टर को देखेंगे तो यह सेक्टर कृषि भूमि के क्षेत्रफल को प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रकार हम संकेत सूची बना लेंगे और आरेख के ऊपरी भाग में आरेख का नाम और इसका शीर्षक अंकित कर देंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो ये वृत्त में कोण खींचे हैं इसके लिए हमने ये उत्तर दिशा की त्रिज्या को आधार माना है और चांदे के केंद्र को वृत्त के केंद्र के ऊपर रखते हुए सबसे पहले हमने बड़ा कोण, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस प्रकार हमने जो कोण खींचे हैं वह अवरोही क्रम में खींचे हैं। ऐसा करने से आरेख न केवल सुंदर और आकर्षक बनेगा बल्कि विभिन्न मूल्यों की हम तुलना करने में भी सक्षम होंगे या तुलना करना भी आसान होगा। ठीक है। एक प्रचलन यह भी है कि हम वृत्त के बाहर एक और सेकेंडरी वृत्त खींच देते हैं, जैसा कि हमने खींच दिया, और इस वृत्त की परिधि को 100 समान भागों में बांट देते हैं। यहाँ पर हमने 25 के अंतराल पर 4 भागों में बांट दिया। आप चाहे 10-10 के अंतराल पर 10 भागों में बांट सकते हैं, 20-20 के अंतराल पर 5 भागों में बांट सकते हैं। तो आप सुविधा अनुसार इस बाहरी वृत्त की परिधि को 100 भागों में बांट सकते हैं। हमने 25 के अंतराल पर 4 भागों में बांट दिए। ऐसा करने से मूल्यों को हम प्रतिशत में भी पढ़ सकेंगे। ठीक है। वीडियो लेक्चर के अंत में आप सभी का धन्यवाद।